गोड्डा झारखंड के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का अलख जगा रहे हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। उन्होंने झारखंड में हवाई अड्डा, अस्पताल, रेलवे लाइन, दूध प्रसंस्करण इकाइयों और खेल केंद्र का निर्माण भी करवाया। विकासात्मक कार्यों के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले डॉक्टर निशिकांत दुबे के भाई संतोष दुबे भी सामाजिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। एन न्यूज़ लाइव के खास बातचीत में समाज सेवी संतोष दुबे के साथ एन न्यूज़ लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर ने साक्षात्कार किया। समाज सेवी संतोष दुबे ने साक्षात्कार के दौरान कहा कि हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर गरीब का सम्मान जरूरी है। भगवान होना तो दूर की बात है, बनना इंसान को इंसान ज़रूरी है। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें ज़रा भी अहंकार ना करना, यही सच्ची हमारे साथ खास बातचीत में शामिल हैं संतोष दुबे जी, जो गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के भाई हैं। और ये इनका लोकल घर हुआ, पैतृक घर भवानीपुर। अभी आए हुए हैं, इनसे हम खास बातचीत करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। जी, सबसे पहले तो आप बताएं थोड़ा सा। जी, मेरा नाम संतोष दुबे हुआ जी। और मैं पैदा भवानीपुर गांव में हुआ। भवानीपुर गांव जो कि विक्रमशिला पंचायत में पड़ता है, तो इसलिए जब मैं मुंबई रहता हूं, दिल्ली रहता हूं या विश्व के किसी भी कोने में रहता हूं, तो लोगों को मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ। विक्रमशिला जब नाम बोलता हूं तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि विक्रमशिला क्या है, नहीं है। तो ये ईश्वर की असीम कृपा रही और ऐसा रहा कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ। ये अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि विक्रमशिला का गौरवशाली इतिहास रहा है। और विक्रमशिला के आंगन में मैं खेला कूदा। वहीं आप समझिए 19 साल तक मैं अपने गांव में ही रहा। उसके बाद मैं बाहर गया, टीएनवी कॉलेज पढ़ने आया। उसके बाद मैं पूना गया, फिर मुंबई में अभी रहता हूं। रोजी रोटी मुंबई में कमाता हूं, लेकिन गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव आते जाते रहता हूं। मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मैं जब पूरा देश विदेश घूमने के बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो अपनों में खो जाता हूँ। इस माटी में ज़रूर कुछ बात है। और मैं तो परमात्मा की कृपा कहूँगा कि ऋषि कहोड़ या वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ या अष्टावक्र जैसे धरती पे, या विक्रमशिला के अतीश दीपंकर के धरती पे मेरा जन्म हुआ। और उस इतिहास की धरोहर को थोड़ा सा भी मैं अगर संजो सकूं, कुछ विकास कर सकूं, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है आनंद की बात वही होगी। सर, आपने बताया कि विक्रमशिला महाविहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ज्ञान की रोशनी जगाया बहुत दिनों तक इनका। ये अपने तारनहार का बाट जो रहा है, या यूँ कहें कि अंग की राजनीति में रूंध गया है विक्रमशिला महाविहार। इसके पीछे कारण और निदान? कारण पे जाना तो मतलब इतिहास की चर्चा करना हो जाएगा, और इतिहास एक दिन में नहीं बनता है। ये तो पालवंश से लोग शुरू होंगे और इसके विध्वंस तक, और विध्वंस के बाद की कहानी तो उसको एक वाक्य में समेटना तो ठीक नहीं है। लेकिन एक वाक्य में ज़रूर कहा जा सकता है कि वो हमारा गौरवशाली अतीत था। वही अतीत अगर मुझे कोई लौटा दे तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और उस अतीत को लौटाने के लिए जो कि वर्तमान व्यवस्था है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या बुद्धिजीवी हों, समाजसेवी हों, कोई भी किसी क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो विक्रमशिला का विकास ज़रूर होना चाहिए। जैसा विश्वविद्यालय था उस समय, पालवंश का जब काल था, धर्मपाल जी के ज़माने में विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। और आज स्थिति ये है कि जैसे मैं विक्रमशिला की धरती पर पैदा हुआ, पढ़ने में कहाँ गया तो पहले भागलपुर टीएनवी कॉलेज, उसके बाद कहाँ गया तो पूना के बाद अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ मुंबई से। तो ये स्थिति चलते रही। अगर यहाँ
जैसा विश्वविद्यालय विक्रमशिला था उस हिसाब से केंद्रीय विश्वविद्यालय या उसके समानांतर कोई विश्वविद्यालय बनता तो शायद मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं पढ़ता, यहीं लिखता। लेकिन ये मजबूरी है कि आज जब हमारे यहाँ विदेश के बच्चे पढ़ने आते थे, चाहे तिब्बत के आते थे, श्रीलंका के आते थे, विश्व के विभिन्न देशों से लोग पढ़ने आते थे, और आज मैं या हमारे बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये दुख का विषय है। तो जो हमारा अतीत था तो वही अतीत लौटा दे, इससे ज़्यादा तो मैं किसी से मांग नहीं करता हूँ। और जब महामहिम राष्ट्रपति आए थे तो संयोग ऐसा था कि उस मंच को मैंने भी शेयर किया था, पहला भाषण मैंने यही दिया था, और महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने मैंने बोला था कि मुझे मेरा अतीत लौटा दें, और उन्होंने, प्रणब दा ने उस लाइन को बड़े गौर से सुना था और उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। कोशिश हो रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोशिश नहीं हो रही है। अभी इधर आए थे, माननीय सांसद आए थे, और भागलपुर के सांसद अजय जी से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ हो चुका है, ज़मीन का चयन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए काम शुरू नहीं हो रहा है। तो केंद्र सरकार कहीं न कहीं संवेदनशील है इस मुद्दे के प्रति, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन जब बन जाएगा तो फिर जो है हम दोनों बैठेंगे, फिर बातें होंगी। इसके समकालीन विक्रमशिला के समकालीन नालंदा तो पूर्ण विकसित हो गया, विक्रमशिला आज भी उपेक्षित है, तो क्या कारण हो सकता है? उपेक्षित होने का मैंने पहले भी बताया कि कोई एक कारण नहीं होता है, उपेक्षा का कारण कोई एक नहीं होता है, लेकिन सत्य यह है कि ये उपेक्षित रहा है। सत्य यह है कि ये उपेक्षित रहा है, और हम लोगों ने जिससे अपेक्षा पाली है वो कहाँ तक पूर्ण कर पाएंगे ये तो समय के गर्भ में, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उम्मीद एक जगी है, खास करके माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की बात हो रही है तो एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि विक्रमशिला अपना पुराना गौरव फिर पा ले। इसके लिए हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए, और हम लोग किस रूप से मदद कर सकते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरा घर भवानीपुर में है, लोग बता रहे थे कि 3 जगह का चयन हुआ है, 3 पंचायत, मतलब एक परशुरामचक बोला गया, एक अंतिचक नंदगोला बोला गया, एक इधर मलकपुर के आसपास की ज़मीन के लिए बोला गया। तो सौभाग्य से अगर वो तीनों जगह में से कहीं भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनता है विक्रमशिला के नाम पे, तो उस मौजे में हमारी भी ज़मीन है, और पहला दानी मैं रहूँगा। मैं विक्रमशिला के लिए, अगर हमारी जो भी पैतृक संपत्ति जा रही है, अगर जाएगी तो मुझे गर्व की अनुभूति होगी। सरकार मुझे पैसा दे अथवा नहीं दे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़मीन ज़रूर दूंगा अगर जाता है तो। स्वागत योग्य कदम है आपका ये। और विक्रमशिला के ठीक सटे बटेश्वर पहाड़ी पर बाबा बटेश विराजते हैं, गुप्त काशी है, और पूरे भारतवर्ष में जो उत्तरवाहिनी गंगा है तो सबसे लंबी उत्तरवाहिनी गंगा यहाँ ही बहती है। गुप्त काशी भी है, इसका भी विकास नहीं हुआ, और गंगा जी के बीच मनोरम 3 पहाड़ी है, वहाँ भी रोपवे विकसित हो तो विकास होगा। पर्यटकीय सुविधा अगर हो, बौद्ध सर्किट से जुड़े, संभावनाएं यहाँ असीम हैं। लेकिन है क्या, बस हम फिर से कहेंगे, अंग की राजनीति में रूंध गया है पूरा कहलगांव। आपने जो बोला, मैंने शुरुआत में ही अपनी बात रखी थी। मैंने बोला था कि ईश्वर की कृपा से ही लोग इस अंग प्रदेश में पैदा होते हैं। सारे लोग अंग प्रदेश में पैदा नहीं होते हैं, ये ईश्वर की असीम कृपा रहती है, तभी आप इस माटी में पैदा होते हैं, इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, यहाँ डॉल्फिन भी है, उत्तरवाहिनी गंगा है, और इससे ज़्यादा मनोरम स्थल मैंने तो बिहार में नहीं देखा है।
हो सकता है कि मैं बिहार बहुत कम गया आया हूँ, लेकिन जो भी जगह मैंने देखा है, बटेश्वर और कहलगांव का जो पैच है, इससे ज़्यादा रमणीक जगह कुछ हो ही नहीं सकता है, ये मैं मानता हूँ। आप बार बार एक चीज़ पे आ रहे हैं कि उपेक्षा हुई है। हाँ, उपेक्षा हुई है, होना चाहिए था पर्यटन के, तो पर्यटन का विकास होना चाहिए था। अपार संभावनाएं थी, लोग करना भी चाहते हैं, नहीं हो पाया है। अब अतीत में हमको नहीं जीना चाहिए, एक सुखद भविष्य की ओर देखना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, अपने नेतृत्वकर्ता को जगाना चाहिए। और बौद्ध सर्किट में जुड़ने की जहाँ तक बात हुई, तो अभी तो पार्लियामेंट का जिसने भी सुना होगा तो रोड से विक्रमशिला को जोड़ने की बात हुई है। नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में बोला है, बौद्ध सर्किट में विक्रमशिला का नाम जुड़ रहा है। उसके लिए कोटि कोटि आभार मैं देता हूं अपने अग्रज भ्राता माननीय निशिकांत दुबे जी को। उन्होंने एक कोशिश की है बौद्ध सर्किट से भी जोड़ने के लिए और चंपानगर के स्थल को जैन सर्किट से जोड़ने के लिए। वो दोनों जगह मुझे लगता है कि वो ज़रूर सफल होंगे। कम से कम रोड तो बहुत अच्छा बन जाएगा, एनएच। और नितिन गडकरी जी पे भरोसा रखिए, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। कहलगांव की 3 अंतहीन समस्या है, NH80, धूल और जाम। धूल मतलब फ्लाई ऐश बहुत प्रभावित है। निगम सामाजिक दायित्व तो कितना हो पाता है, हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि 10 किलोमीटर दूर से दिखने लगता है NTPC, और आप भी देखते ही होंगे। यहाँ पता नहीं क्या है, तो ये 3 अंतहीन समस्या है, तो उसके बारे में उसका समाधान। NH80 पे आज से नहीं, मैं तो यही देख रहा हूँ कि इसकी स्थिति 2005 से ही खराब है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, यहाँ से बहुत ऐसे सांसद हुए जिनका राजनीति में बहुत बड़ा बड़ा कद है। ईश्वर उनको और तरक्की दे, लेकिन काम के नाम पे NH80, खास करके भागलपुर से मिर्जा चौकी का जो रोड है, ये अपने भाग्य पे रोता रहा। आज तक इसका उद्धार नहीं हो पाया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो अपने गांव से TNV कॉलेज अगर कभी बाइक से जाने आने का मौका होता था, ये 90s के दौर की बात है, उस समय 50 मिनट में मैं TNV कॉलेज पहुंच जाता था, 1 घंटे में पहुंच जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा है कि NH80 एक कोढ़ के तौर पे है, इसका उद्धार होना है। और आज भी माननीय सांसद अजय मंडल जी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 2023-24 तक ये ज़रूर बन के तैयार हो जाएगा। टेंडर इसका हो चुका है। रही बात धूल और ऐश की, तो जब NH80 बन जाएगा तो धूल में तो थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आएगी। अब ऐश के लिए ज़रूर NTPC प्रबंधन को सोचना चाहिए कि कैसे करना है। ये समस्या सचमुच विकट है, लोगों का तबीयत भी ख़राब हो रहा है, सांस लेने में परेशानी होती है, जब धूल डस्ट जाता है फेफड़ा ख़राब होता है। लेकिन इसकी भी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ के प्रतिनिधि इस पर भी ध्यान ज़रूर देंगे। भागलपुर में पुरजोर मांगे हो रही है, हवाई जहाज़ उड़ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं लोग, तो क्या संभावना बनती है यहाँ हवाई जहाज़ होना चाहिए? समाज जागृत हो रहा है, आंदोलन करना चाहिए। लोकतंत्र में आंदोलन एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपनी मांगें मनवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं, कि कौन है आंदोलनकारी, कौन है आंदोलनकारी, कौन आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी मांग किससे है। मैंने अखबार में एक फ़ोटो देखा था, तो आंदोलनकारी का जब चेहरा सामने आता है, जो अखबार में फ़ोटो खींचता है, अधिकांश तो सत्ताधारी दल के। अब जो सत्ताधारी दल के लोग हैं और वो किसी न किसी पद पर बैठे हैं, तो आंदोलन कोई भी फेल तब हो जाता है जब आपकी नीयत साफ नहीं होती है। एक नागरिक के तौर पे आप बैठेंगे, नागरिक के तौर पे अगर आप मांग उठाएंगे तो उसकी महत्ता है। अब सत्ताधारी के लोग हैं बैठे हुए, वो मांग किससे कर रहे हैं? वो तो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं,
उसी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जो सत्ता में है। और अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं उन लोगों को सलाम करूंगा, पहले अपने अपने पद को छोड़ के आएँ, फिर धरना पे बैठें, मैं भी देखूं। तो पद भी चाहिए, पद पे बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। और रही जहाँ तक एयरपोर्ट बनने की बात, तो जो अभी वर्तमान एयरपोर्ट है भागलपुर में, उस पर बड़ी फ़्लाइट या छोटी फ़्लाइट उड़ नहीं सकता, कमर्शियल फ़्लाइट उड़ नहीं सकता। सत्य यही है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए ज़रूर लोकेशन चेंज होना चाहिए। जहाँ गोराडी में गौशाला की ज़मीन है या आकाशवाणी की ज़मीन है, जहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है, अन्य जगह पे ले जाके हवाई अड्डा ज़रूर बनना चाहिए। भागलपुर को अगर हवाई अड्डा नहीं मिलता है तो ये भागलपुर का दुर्भाग्य होगा। इस पे राजनीति मैंने देखी है, 2005 के बाद से ही देखा है। सिर्फ इस पे राजनीति होती है, होता कुछ नहीं है। मैं मंत्री से मिला, मैं प्रधानमंत्री से मिला, इससे ज़्यादा ये बातें बढ़ती नहीं है। एक ज्ञापन लेके चले जाते हैं लोग, मंत्री के पास जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, आ जाते हैं। तो ये फ़ोटो खिंचवाने का दौर, चूँकि आज सेल्फी का भी ज़माना है, ये चलते रहेगा। मुद्दा रहेगा तो सेल्फी भी होगा। तो ये सेल्फी कल्चर में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जिसको काम करने का रहता है वो काम कर लेते हैं। नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है। एयरपोर्ट ज़रूर बनना चाहिए। सारे आंदोलनकारी से फिर मैं जो है करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन में बैठते हैं उनको बोलिए कि अपने पद से इस्तीफा दीजिए, फिर यहाँ धरना स्थल पे बैठिए। तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि विरोध में किसी ने अपने पद को खोया। M News Live